Hello, after a bit break, we are back. Today we are going to see how to write an introduction for research writing. Okay. General. The purpose of an introduction is to prepare the reader for the body of writing that comes after it. You know what you are writing about and why. But unless you inform your readers of this in an introduction, they will feel lost and judge your essay to be an unclear piece of work. अब अगर हम बात करते हैं रिसर्च वर्क की, आपका जो इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन आपका ये बताता है कि आप किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, आप क्या लिखने जा रहे हैं, क्यों लिखने जा रहे हैं। जब तक आप इंट्रोडक्शन नहीं लिखेंगे तो रीडर आपका अनक्लियर रहेगा कि आप आखिर किस बारे में बात करें, आपका थीसिस स्टेटमेंट क्या है, आपका स्टांस क्या है, आपका मेन कंटेंशन क्या है। A good introduction indicates the topic that the essay is about, describes how the body of the essay is organized, explains the point of writing the essay. जो आपका इंट्रोडक्शन है ना, उसमें आप अपना रिसर्च टॉपिक, आपने यहाँ पे ऐसे का वर्ड यूज हुआ, आप लोगों ने अपने जहन में रिसर्च थीसिस रखना है, रिसर्च जिस पे आप इंशाल्लाह रिसर्च करेंगे। अल्लाह ताला जल्द से जल्द आप लोगों को डिग्री इनायत फरमाए। आपने अपना सबसे पहले रिसर्च का टॉपिक इसमें बताना होता है, फिर आपने डिस्क्राइब करना होता है कि ऐसे किस तरह ऑर्गेनाइज होगा आपका। अच्छा, थीसिस जो होता है आपका रिसर्च का इंट्रोडक्शन, उसमें आप ये भी बताते हैं क्वालिटेटिव डाटा यूज़ करेंगे, क्वांटिटेटिव डाटा यूज़ करेंगे। फिर आप पर्पस भी बताते हैं कि आपकी रिसर्च क्यों कर रहे हैं, कौन से एरियाज जो हैं वो रिसर्च के लिए रह गए थे जिनको अब आप रिसर्च करेंगे। The point of writing an essay is usually to argue for a thesis, so you will need to explain what thesis you argue for and how you argue for it. This is called thesis statement and most essay introductions include one. थीसिस स्टेटमेंट होता है कि आपका कंटेंशन क्या है, मेन पॉइंट क्या है जिसके ऊपर आप बात कर रहे हैं। तो आपने इंट्रोडक्शन के अंदर अपना थीसिस स्टेटमेंट देना होता है, आपने बताना होता है कि आपका पर्पस क्या, आप क्यों लिख रहे हैं, आप रिसर्च किस चीज़ के ऊपर करें, वो कौन सा पॉइंट है जो आपको लगता है रिसर्चर्स ने अभी तक जिस पर जो छोड़ दिया, जिस पर बात नहीं की, तो अब आपको लगता है ज़रूरी है कि उस पर बात की जाए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू हैड टू राइट अ 10 पेज ऐसे ऑन द टॉपिक ऑफ वेदर बॉडी चेकिंग should be banned in junior ice hockey. अच्छा, whether body checking should be banned or should be banned in junior ice hockey. You did your research and found that there are several main arguments for and against ban. अब आपने कहा कि ये जूनियर आइस हॉकी, इसमें क्या वेदर बॉडी चेकिंग जो होती है वो बैन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कि वेदर के अकॉर्डिंग आपका टेम्परेचर बॉडी चेकिंग करते हैं, इसका मुझे नहीं अंदाज़ा है। तो जो भी बॉडी चेकिंग होती है वेदर के अकॉर्डिंग, ये वेदर वाला नहीं है, बॉडी चेकिंग, हाँ बॉडी चेकिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए जूनियर आइस हॉकी में। तो जब आपने रिसर्च की तो आपको पता चला इसके हक में भी बड़े आर्ग्यूमेंट्स और इसके अगेंस्ट भी हैं। In the body of your essay, you described and evaluated these arguments and determined that arguments for a ban are stronger than arguments against a ban. Now you must write your introduction. अब जब आपने रिसर्च कर ली तो आपने बॉडी में अंदाजा लगाया जो आर्ग्यूमेंट्स उसके हक में है वो ज़्यादा है, जो आर्ग्यूमेंट्स उसके अगेंस्ट है उसके निस्बत, तो आप इंट्रोडक्शन लिखोगे और उसमें ही आप एक्सप्लेन करोगे। अब होता क्या है, जब आप रिसर्च पेपर लिखेंगे तो उसके इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि कौन सा रिसर्च गैप आपको नज़र आया कि इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं। फॉर एग्जांपल, आप नर्सेज हैं, आप ये देखती हैं कि कोविड, ये देखिए रीसेंट रिसर्च टॉपिक्स है कि कोविड वार्ड्स के अंदर फैसिलिटीज़ क्या थी नर्सेज के लिए। अब ये इसके ऊपर रिसर्च नहीं हुई है सच, आप इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं और आप फिर इसका इंट्रोडक्शन देंगे कि कैसी फैसिलिटीज़ थी, कैसे इन्वायरमेंट में आप लोगों को काम करना पड़ा, कैसे आप लोगों को फेस करना पड़ा। Here's how someone new to academic essays may write the introduction. The topic sentence is in red, essay structure in blue, thesis in yellow. ये दो तीन चीज़ें उन्होंने आपको डिफरेंशिएट कर दी। टॉपिक सेंटेंस आपका, दिस essay is about the issue of body checking in junior ice hockey. देखिए फर्स्ट लाइन में आपने अपनी कंटेंशन दे दी and this is your contention. First, arguments for a ban on body checking are examined. Second, arguments against a ban are discussed. अब ये जो आपने ब्लू में किया है, ये आपका ऐसे स्ट्रक्चर बेसिकली बॉडी पार्ट है, आप सपोर्टिंग डिटेल्स दे रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि फेवर में देखे गए आर्गूमेंट, फिर आपने देखे कि बैन के अगेंस्ट क्या आर्गूमेंट है, और लास्ट में फिर थीसिस आपका येलो में आ रहा है। It is shown that pro-ban arguments are stronger than anti-ban arguments. Therefore, the thesis of this essay is that body checking in junior ice hockey should be banned. आपने देखा कि बैन के प्रो जो आर्ग्यूमेंट्स है उसके हक में वो ज़्यादा अच्छे हैं उनकी निस्बत जो कि उसके ख़िलाफ़ हैं। तो आपने ये अपना कंक्लूजन निकाल लिया है कि चेकिंग जो है, बॉडी चेकिंग जो जूनियर आइस हॉकी में बैन होनी चाहिए। अब देखिए डिस्कशन ऑफ फर्स्ट एग्जांपल, द इंट्रोडक्शन इज ऑल राइट सो फार एज इट गोज। इट इज़ बेटर टू हैव एन इंट्रोडक्शन दैट इंक्लूड्स द थ्री इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, topic, structure, thesis, than to have one that doesn't. Many people start out by writing essays with introductions like this one. It does have the virtue of being clear and clarity is essential, but let us review it to see if it can be improved.
अच्छा, अब इंट्रोडक्शन आप लोगों ने लिखना है। इंट्रोडक्शन के बाद आप इंट्रोडक्शन की बेसिस पे जो आपका टॉपिक सेंटेंस है, जो डिस्कशन के पॉइंट्स है, उसकी बेसिस पे आप अपना बॉडी पार्ट लिखते हैं। अब जैसे वो आगे एग्जांपल दे रहा है, द स्ट्रक्चर सेंटेंसेस आर फाइन, notice that words such as first and second are useful in helping to describe how the body of an essay is organized. Yes, जब आप एक पैराग्राफ लिख रहे होंगे ना, तो आपने अपना आर्ग्यू, अब उसने बात की है कि आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो बैन के हक में है और आर्ग्यूमेंट्स जो बैन के खिलाफ नहीं है, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स जो हक में वो ज़्यादा अच्छे हैं। अब पहले आप पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बनाओगे आपका अपना थीसिस स्टेटमेंट का, अपने पूरे रिसर्च का, कि जो उसके हक में आर्ग्यूमेंट्स है वो कौन से हैं। आप कैसे लिखोगे? आपके सपोज 5 आर्ग्यूमेंट्स है, तो आप लिखोगे फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली, फिफ्थली और लास्टली कर सकते हो। इस तरीके से आपने वो सारे आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, स्ट्रक्चर आपने सही बनाना है। अब रिसर्च करें, रिसर्च करते हुए आपने रिसर्च गैप निकाला, फैसिलिटीज का बताएंगे, आप कहेंगे लैक ऑफ फैसिलिटीज था, ये फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली, फोर्थली इतनी फैसिलिटीज मिसिंग थी। However, if you can convey the structure of your essay without using too many organizational words, that is even better. Transition words use कीजिएगा, लेकिन ये organization words कम से कम use करें। The topic sentence could be improved. Rather than writing this essay is about yes, it would be better to write a few topic sentences that convey a sense of the current state of the topic. This not only tells the reader what the topic is, but it also gives the impression that you are knowledgeable about the topic and in command of your research material. अच्छा, आप जो टॉपिक सेंटेंस है वो ये वैसे मुझे तो पसंद ही नहीं, दिस एसे इज अबाउट द पर्पस ऑफ दिस ऐसे ये नहीं लिखते। आप सिंपल लिखिए, आप लोगों ने रिसर्च करनी है तो आपने लिखना है द रिसर्चर सेज, द रिसर्चर स्टेट्स, ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, बेहतर यही होता है कि आपने कोई पर्सनल चीज़ उसमें ऐड नहीं करनी, अपने रिसर्च के ऊपर बात करेंगे। द थीसिस सेंटेंसेस कुड बी बेटर. Instead of writing therefore the thesis of this essay is simply give a bold factual sentence that expresses your position on the issue. आप this conveys an air of confidence unlike the phrase the thesis of this essay which is timid and non-committed. Exactly. आप इस तरह ना लिखिएगा बीच में the thesis of this essay, आप सिंपल लिखें the contention of the writer is, the writer has found out, इस तरह करके बात करें, उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगेंगे, कॉन्फिडेंस अप्रोच होगी और बड़ा क्लियर होगा कि आपने खुद काम किया, आपने पढ़ा, आपको पता है इन चीज़ों का। The introduction on the next slide takes these points into account. Compare it with the previous introduction and note how wording the three main elements differently can improve the impact that the introduction has on the reader. अच्छा, जो next आने वाली slides है ना, उसमें आपको नजर आएगा जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं कि इंट्रोडक्शन को किस तरह चेंज किया जा सकता था। अब ये देखें, body checking has always been a controversial issue. However, the recent decision of Hockey Canada to allow some hockey associations to permit body checking among players as young as 9 years of age on an experimental basis has aggravated the controversy quite considerably in recent months. ये जो आइस हॉकी के दरमियान बॉडी चेकिंग की जाती है एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। अच्छा, अब आप इस एग्जांपल में देखो कि वो सीधा बात कर रहा है, उसने बिल्कुल नहीं कहा कि द पर्पस ऑफ दिस एंड दैट, उसने सीधा बात की है कि बड़ा ये एक इशू है और जब से कनाडा ने अलाउ किया है कि 9 years के बच्चों के एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कि उनकी बॉडी चेकिंग की जाए, तो इससे इशू और बढ़ गया। Perspectives fall into three main categories: viewpoints of fans, the official standpoint of Hockey Canada, and the positions held by the scientific community. Evaluation of the main argument shows quite clearly that Hockey Canada's decision to allow body checking in some junior games, even on an experimental basis, is a serious mistake. अब उसने क्या, इसमें तीन व्यू पॉइंट्स, एक फैंस का है, एक एडमिनिस्ट्रेशन का और तीसरा जो है वो साइंटिफिक कम्युनिटी की है, और उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक किया कनाडा ने, उनको नहीं करना चाहिए था। अब आप देखो इसकी सारी की सारी कितनी ज़्यादा रिसर्च बेस्ड लैंग्वेज है, यहाँ कोई पर्सनल नहीं आया, पर्सनल कोई चीज़ नहीं है, तो ये ऐसी बात नहीं जिसमें लग रहा हो कि कोई रिसर्च नहीं हुई है, जैसे अगर वो जैसे पहले था द थीसिस अबाउट द पर्पस ऑफ दिस एसे, इस तरह का सेंटेंस यूज़ नहीं हुआ। In the second introduction, the topic sentences give an impression of the current state of the topic, and so without using the words essay or topic. The structure sentences inform the reader of the main parts of the body of the essay and their order of discussion without using many organizational words. आप देखो वो सारा टॉपिक जो है, सारा जो पैराग्राफ था वो कोहेरेंट लग रहा था आपको, क्यों? क्योंकि पहले उसने टॉपिक सेंटेंस यूज किया, उसने कहा ही नहीं कि थीसिस स्टेटमेंट ये है, फिर उसने ये आपको नहीं कहा कि द पर्पस ऑफ एसे इज दिस, उसने आपको पर्पस बताया कि अगेंस्ट और फॉर और अगेंस्ट के आर्ग्यूमेंट्स है और कंक्लूड कर दिया। The thesis sentences tell the reader where you stand on the issue and how you arrived at your position through evaluation of the main arguments for and against ban, without including words such as essay or thesis. आप देखिए, जो आपका thesis statement है ना, वो ये बताता है कि आपकी contention क्या, आपका point of view क्या है, आप बैलेंस करते हैं इसको कैसे, आप फोर में भी बताते हैं क्या चीज़ें और अगेंस्ट भी बताते हैं क्या चीज़ें, और फिर आप अपनी पोजीशन बताते हैं कि आप किसके साथ जा रहे हैं।
This second introduction gives the reader the impression that you are knowledgeable on the topic and doing the research has led you to an intelligent informed thesis. Why didn't the first introduction have the same effect? Exactly. देखिए आपने सेकंड इंट्रोडक्शन जब देखा है ना जिसमें आपने कोई ये बात नहीं की द पर्पस ऑफ द एसे दिस इज द टॉपिक ऑफ द एसे इज द थीसिस स्टेटमेंट ऑफ द एसे इज दिस, वहां से ये बड़ा क्लियर पता चलता है कि आपने रिसर्च की हुई है. The reason is that within the context of an essay introduction, words like essay, topic, and thesis make it seem as if there is a gap between you, the writer, and the essay. This gives the impression that the concerns about and position on the issue may not be your concerns and position. Notice that the second introduction gives the impression that there is no gap and that you are expressing yourself through the essay. देखिए फर्स्ट में प्रॉब्लम ये थी, ऐसा लग रहा था कि आप में और ऐसे में गैप है जैसे आपने नहीं लिखा, और ये भी लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ऐसे आपका है ही नहीं, जबकि सेकंड में लग रहा था कि हाँ आपका ऐसे और आपने रिसर्च किया. पहले में लग रहा था जैसे रिसर्च ही नहीं की. Practice writing introductions without using phrases such as the topic of this. आपने जब लिखना है ना, आपने ये नहीं लिखना है the purpose of this essay, the thesis. आपने लिखना है the researcher points out, states, says that, or the thesis argues for this. Expressing the topic without using words like topic or subject may be particularly challenging because it is easy to include too much detail and end up with an unintended body paragraph. But with practice, you will be able to write more effective introductions. Awesome, yes. मैंने ना अपना जब CSS का फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन लिखा था तो वो मेरा सर ने कहा था 150 से 250 वर्ड्स में लिखना है और मैं कोई 450 वर्ड्स का कोई लिख के आऊँगा शायद. तो ये आपको प्रैक्टिस से आता है. वो यही कह रहा है बार बार इंट्रोडक्शन लिखें आप सही लिखेंगे. फिर मैं 225 250 वर्ड्स में लिख रहा है, सर ने मुझे कहा आपने 175. फिर अल्लाह का शुक्र है मैंने अच्छा इंट्रोडक्शन लिख लिया. अब इसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं. हाउ लॉन्ग शुड माय इंट्रोडक्शन बी. वन कॉमन मिस्टेक इज टू राइट एन इंट्रोडक्शन दैट इज टू लॉन्ग. The introduction is so detailed that it is indistinguishable from the body of the essay. As a rule, an introduction should not be longer than about 88% of the length of the essay. For example, the introduction of a 10, 15, and 20 page essay should be a maximum of about a page and a quarter and 1.5 pages respectively. अब वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लंबी लेंथ नहीं होनी चाहिए. जैसे मैंने आपको बताया कि हमने एक अच्छा खासा बड़ा ऐसे लिखना होता है कंपटीशन में, तो हम अमूमन उसमें जो ऐसे का इंट्रोडक्शन होता है वो 150 से 250 वर्ड्स का करते हैं. तो आपने उसके अकॉर्डिंगली ही एक बहुत बड़ा ऐसे इंट्रोडक्शन नहीं लिखना. हाउ डिटेल शुड द इंट्रोडक्शन बी. कितनी डिटेल्स होनी चाहिए इंट्रोडक्शन में. अनदर कॉमन मिस्टेक इज दैट द इंट्रोडक्शन इज सो डिटेल्ड that it fails to indicate the topic of the essay in a clear way. The introduction only needs to state the topic, general structure, and the thesis of the essay. The longer the essay is supposed to be, the more detailed your topic, structure, and thesis sentences can be. देखिए जब हम बात करें ना कि आपने इसको रखना ही शॉर्ट है, बहुत लॉन्ग नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये आप थीसिस स्टेटमेंट में बात करें, जो आर्ग्यूमेंट्स उसके हक में वो बताएं, जो उसके अगेंस्ट है वो बताएं और कंक्लूड करें. Why am I finding it hard to write the introduction? The introduction must indicate the topic, structure, and thesis of the essay. If you are not completely sure about any of these things, you will find it hard or even impossible to write an introduction. Writer's block can happen when you try to write the introduction before you have done sufficient reading and research on the topic. Yes. देखिए दो रीज़न हो सकती हैं. एक तो आपको स्ट्रक्चर नहीं समझ रहा है, दूसरा आपने ज़्यादा अब पढ़ाना हो, रीडिंग ना हो. तो रीडिंग होने के बाद क्या होता है, आपको स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए. स्ट्रक्चर क्या है कि आपको टॉपिक सेंटेंस का बताओ, फिर उसके अलावा टॉपिक सेंटेंस के अलावा सॉरी अपना इंट्रोडक्शन के अंदर आपने क्या कहते हैं टॉपिक बताएं, स्ट्रक्चर रखे हो, थीसिस स्टेटमेंट, इसके ऊपर आप रहे तो इंशाल्लाह आपको इशू नहीं आएगा. Why am I finding it hard to write the introduction? Okay, how can you know what the structure of your essay will be until you have written at least a draft of the body? How can you know what your thesis will be until you have done the reading and research? To save time, always write the introduction last. देखिए दो चीज़ें हैं. एक तो चीज़ें जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा कैसे होगा. मसला हमारा एक बहुत बड़ा ये कि हम राइटिंग नहीं करते, लिखते नहीं है. तो काइंडली लिखें, जितना लिख सकते हैं उतना लिखें. दूसरा ये रीडिंग अच्छी करें. अगर आपकी रीडिंग अच्छी होगी तो इंशाल्लाह आपके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे और आप जल्दी इंट्रोडक्शन बनाने में कामयाब हो जाएंगे. What is an introduction for it? Is it a summary? An introduction is not a summary. A summary repeats the main ideas of an essay. An introduction introduces the reader to the topic of the essay, describes the organizational structure of the essay, and explains the point of the essay. The thesis argued for. देखिए ये जहन में रखिएगा, समरी में आप मेन पॉइंट्स बताते हैं, इंट्रोडक्शन ये नहीं होता. इंट्रोडक्शन में आप टॉपिक बताते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रखते हैं और एक्सप्लेन करते हैं पॉइंट ऑफ essay को. What should I put in my introduction? ये हमने बात पहले भी की. Do not try to pack everything into the introduction. It would then not be an introduction at all. An essay introduction does not need to do more than tell the reader the topic of the essay, describe how the body of the essay is organized, and explain the thesis that you argue for in the essay.
देखें, इंट्रोडक्शन में सब कुछ भी नहीं ऐड कर देना, आप बहुत से मेन पॉइंट्स अपने रोक लेते हैं, मेन पॉइंट्स को बड़ा हिंट बस आप कहते हैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस करके चले जाते हैं, असल आपने डिस्कशन में सारा बताना होता है। How many paragraphs should I use for the introduction? The introduction needs to indicate the topic, structure, and thesis of the essay for the reader. In a short 10-page essay, all of these things should be easy to include in 1 or 2 paragraphs. In longer essays, your topic, structure, and thesis sentences will be more detailed, and so more paragraphs may be required to complete the introduction. Normally, best ये consider किया जाता है कि आप एक पैराग्राफ के अंदर अपना इंट्रोडक्शन लिखें, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल हल्की सी भी हो तो भी एक ही पैराग्राफ में करें, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन आपका हो गया तो फिर आप 2 पैराग्राफ बना लें। अच्छा, ये और कुछ सोर्सेज वगैरह हैं कि आप इनके थ्रू और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दैट्स इट, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।